जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक वर्ती कल्पना है, जो भेषज कल्पना का एक टॉपिक है। यह स्वतंत्र कल्पना नहीं है, बल्कि कल्क कल्पना की उपकल्पना है। तो आइए आज के वीडियो में हम वर्ती कल्पना की निरुक्ति, परिभाषा, प्रकार और निर्माण विधि की जानकारी लेते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और हाँ, पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले वर्ती कल्पना का इतिहास और परिचय देखते हैं। यह एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, जिसे हम सपोजिटरी के नाम से पहचानते हैं। यह कल्क कल्पना की उपकल्पना है। इसकी बनावट वटी कल्पना समान रहती है, लेकिन क्रिया यानी कि प्रयोग और आकार में यह वटी से थोड़ी अलग होती है। अगर इतिहास देखें तो यह कल्पना संहिता काल से प्रचलित है। बृहत्त्रयी में वर्ती का वर्णन मिलता है। इसके अलावा भाव प्रकाश, योग तरंगिणी, बंगसेन, चक्रदत्त, गदनिग्रह, भैषज्य रत्नावली, शारंगधर आदि ग्रंथों में वर्ती की निर्माण विधि तथा उपयोग का वर्णन मिलता है। वर्ती शब्द की निरुक्ति है वर्तयति इति वर्ती, अर्थात वर्तयति मतलब जिसे लंबा और पतला बनाया जाता है वह वर्ती है। परिभाषा है वर्तिरिव स्वरूपवत् वर्ती नामना प्रकीर्तिका, अर्थात औषधि द्रव्यों को घोंटकर वर्ती यानी कि बत्ती के समान आकार की बनाई जाती है, वह वर्ती है। और वर्ती के पर्याय है मोदक, वटिका, पिंडी, वटक आदि। नेक्स्ट वर्ती के प्रकार देखते हैं। आकार भेद से वर्ती के अलग अलग प्रकार है, जैसे यवाकार, मुकुल आकार, शंकु आकार, शलाका आकार आदि। वर्ती के आकार को ध्यान में रखकर ये सारे भेद बनाए गए हैं। प्रयोग भेद से वर्ती के 7 प्रकार है। नेत्रवर्ती, नासावर्ती, धूमवर्ती, गुदवर्ती जिसे फलवर्ती भी कहते हैं, योनिवर्ती, शिश्नवर्ती और व्रणवर्ती। औषधि द्रव्य के भेद से वर्ती के 2 प्रकार है। पहला है सौम्यवर्ती। इस वर्ती को बनाने के लिए सौम्य मंद गुण वाले द्रव्य का यूज होता है और इसका खास करके प्रयोग स्नेहन, रोपण और पोषण के लिए किया जाता है। दूसरा है तीक्ष्णवर्ती, जिसमें तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य का प्रयोग करके वर्ती बनाई जाती है और इसका प्रयोग विरेचन और लेखन के लिए किया जाता है। अब वर्ती की निर्माण विधि यानी कि वर्ती कैसे बनाई जाती है वह देख लेते हैं। जनरली वर्ती 2 तरह से बनाई जाती है। एक विधि में अग्नि का प्रयोग होता है, जिसे पाक विधि कहते हैं, और दूसरी विधि में अग्नि का प्रयोग नहीं होता है, जिसे भावना विधि कहते हैं। अब पाक विधि से कैसे वर्ती बनाई जाती है वह देखते हैं। पाक विधि से वर्ती बनाने के लिए सबसे पहले गुड़ या फिर शर्करा लिया जाता है और उसमें जल मिलाया जाता है। अब गुड़ और शर्करा और जल की मात्रा जो योग में बताई है उस हिसाब से लेनी है और उसको अग्नि पर चढ़ाकर उचित पाक किया जाता है। जनरली 1.5 से 2 तार तक चाशनी बनाई जाती है। इसके बाद इसमें जो भी योग में बताए हुए औषधि द्रव्य है वह सारे मिलाए जाते हैं। यहाँ पर एक खास ध्यान रखना है कि औषधि द्रव्यों का चूर्ण एकदम सूक्ष्म होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मोटा रह गया तो वर्ती खर बनेगी और चुभेगी। तो औषधि द्रव्य है वह सूक्ष्म रूप में लेना है और अच्छे से मिलाकर जो हमें योग्य मात्रा में चाहिए उसी मात्रा में वर्ती का निर्माण कर देना है। तो यह हुई हमारी पाक विधि। अब भावना विधि से कैसे वर्ती बनाई जाती है वह देखते हैं। भावना विधि से वर्ती बनाने के लिए सबसे पहले तो जो भी योग में औषधि द्रव्य बताए हैं उनका सूक्ष्म बारीक चूर्ण हमें तैयार रखना है। बाद में उसमें योग में बताए हुए भावना द्रव्य की भावना देनी है। इस कारण क्या होगा, सारे जो औषधि द्रव्य है उसमें श्लक्षण चिकनापन आ जाएगा और हमें वर्ती बनाने में आसानी रहेगी। इसके बाद इसका जब योग्य कंसिस्टेंसी आ जाए, सूटेबल कंसिस्टेंसी आ जाए, उसके बाद इसकी वर्ती बना लेनी है। तो यह हमारी भावना विधि है। वर्ती और गुटिका दोनों की निर्माण विधि समान है, तो फिर दोनों में क्या भेद है यह देख लेते हैं। सबसे पहला भेद तो आकार में रहता है। वर्ती का आकार बत्ती समान रहता है, जिसे एलोंगेटेड शेप कहते हैं। दोनों तरफ से चपटी लंबी होती है और बीच में मोटी रहती है। जबकि गुटिका है
वो गोल या लंबगोल यानी कि राउंड या फिर ओवल शेप में रहती है। दूसरा फर्क है प्रयोग में। वर्ती का प्रयोग बाह्य प्रयोग होता है, जबकि गुटिका का आभ्यंतर प्रयोग होता है। वर्ती का प्रयोग मुख मार्ग के अलावा अन्य सारे मार्गों से अर्थात बॉडी के जो ओरिफिस है वहां से होता है, जबकि गुटिका का सिर्फ मुख द्वारा ही प्रयोग होता है। तो यह मेन भेद है। अब प्रयोग भेद से विविध वर्ती का वर्णन देखते हैं। सबसे पहला है नेत्रवर्ती, जिसका प्रयोग नेत्र रोगों में किया जाता है और अंजन, पिंड, रसक्रिया और जीर्ण रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर अंजन के रूप में हमें वर्ती का प्रयोग करना है तो वर्ती को दूध या घी में थोड़ा घिस लिया जाता है और फिर आंखों में डाल दिया जाता है। आचार्य वाग्भट ने अंजन का वर्णन करते हुए कहा है कि लेखन अर्जन कफज व्याधि में किया जाता है और प्रातः काल किया जाता है। स्नेहन अंजन वातज व्याधि में किया जाता है और शाम के समय किया जाता है तथा प्रसादन अंजन पित्तज व्याधि में और रात्रि के समय किया जाता है। सुश्रुताचार्य ने इसकी मात्रा भी बताई है। लेखन अंजन के लिए 1 हरेणु मात्रा जो 40 मिलीग्राम है, स्नेहन अंजन के लिए 2 हरेणु मात्रा जो 80 मिलीग्राम है और प्रसादन अंजन के लिए 1.5 हरेणु मात्रा यानी कि 60 मिलीग्राम वर्ती का प्रयोग करना चाहिए। अब इसको कैसे याद रखना है तो इसकी इजी ट्रिक आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो LSP से आप लेखन, स्नेहन और प्रसादन याद कर लो, ठीक है। अब मात्रा 1, 2 और 1.5 इस तरह से है। लेखन अंजन है वह कफज व्याधि में किया जाता है। ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कि लेखन कर्म है वो कफ नाशक होता है, इसीलिए लेखन अंजन कफज व्याधि में। वैसे स्नेहन करने से वात दोष दूर होता है और प्रसादन अंजन से पित्त दोष दूर होता है। तो ये तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब काल कैसे याद करना है तो पहले बीच वाला याद कर लो। स्नेहन अंजन एस से एस सायंकाल, ठीक है, स्नेहन सायंकाल में करना है। बाकी दोनों का उल्टा है। प्रसादन में प्र से है तो प्रातः काल ना होके रात्रि के समय है और लेखन अंजन है वो प्रातः काल है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। शारंगधर ने ऋतु अनुसार अंजन के लिए नेत्रवर्ती का प्रयोग कैसे करना है इसका वर्णन बताते हुए कहा है कि ग्रीष्म ऋतु में मॉर्निंग के समय में अंजन करना चाहिए। हेमंत और शिशिर ऋतु में जब ठंड रहती है तब दोपहर में करना चाहिए। शरद ऋतु में शाम के समय करना चाहिए और वसंत ऋतु में कभी भी किया जा सकता है बस, लेकिन यह ध्यान रखना है कि बादल कम हो, आकाश में बादल छाए हुए ना हो, इसका सिर्फ ध्यान रखना है। दूसरा प्रकार है नासावर्ती, जिसका प्रयोग नासा से किया जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि नासा ही शिरसो द्वारम, अर्थात नासावर्ती का प्रयोग नासा रोग और शिरोरोग में किया जाता है। खास करके प्रतिस्यायी, पीनस आदि रोगों में नासावर्ती बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अपामार्ग बीज, शिरीष, विडंग आदि तीक्ष्ण और कृमिघ्न द्रव्य का सूक्ष्म चूर्ण बनाया जाता है और उसे वस्त्र में रखकर वर्ती बनाई जाती है और फिर नासा द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नासा अर्श में निकुंभादि नासावर्ती का प्रयोग। तीसरा प्रकार है धूमवर्ती। यह एक मेडिकेटेड सिगार है जो औषधि द्रव्य से बनाई जाती है। आचार्य चरक ने यवशद्रश 8 अंगुल लंबी और अंगुष्ठ के समान मोटी धूमवर्ती का दिनचर्या में प्रयोग बताया है जो नस्य कर्म और कवल ग्रहण के बाद किया जाता है और आचार्य वाग्भट ने इसकी लंबाई 12 अंगुल बताई है। इसके अलावा इसका प्रयोग ऊर्ध्व जत्रुगत वात कफज विकार और प्राण व स्रोतस की व्याधि में किया जाता है। उष्ण तीक्ष्ण गुण के कारण पित्तज और रक्तज व्याधि में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। चौथा प्रकार है गुदवर्ती। अपान वायु विगुणता वाले रोग जैसे उदावर्त, अर्श, अतिसार आदि में गुदवर्ती का प्रयोग होता है और गुदा मार्ग से इसका प्रयोग किया जाता है। इसे फलवर्ती भी कहते हैं। वैसे योनिवर्ती और शिष्णवर्ती को भी फलवर्ती कहते हैं, लेकिन गुदवर्ती के लिए फलवर्ती बेस्ट शब्द है। आचार्य चरक ने बस्ती व्यापद में इसका वर्णन किया है। वातानुलोमन द्वारा संचित दोषों को गुदा मार्ग से निकालने के लिए गुदवर्ती का प्रयोग किया जाता है। यह यवाकार होती है, लेकिन कनकमूलिनी वर्ती है वह वाल के समान होती है और अगर धुमादी वर्ती है वह कनिष्ठ अंगुली के समान होती है। पांचवा प्रकार है योनिवर्ती।
योनि रोग और गर्भाशय के रोग में योनिवर्ती का प्रयोग होता है। इस वर्ती द्वारा योनि मार्ग से औषधि द्रव्य का प्रवेश करवाया जाता है। आचार्य चरक ने श्लेष्मिक योनि व्यापद में संशोधन योनिवर्ती का वर्णन किया है, जो प्रदर्शनी अंगुल प्रमाण की होती है। छठा प्रकार है शिश्नवर्ती। इसका प्रयोग मूत्र व स्रोतस व्याधि जैसे मूत्रकृच, मूत्राघात, अश्मरी आदि रोगों में किया जाता है। वरुण, पाषाणभेद, गोक्षुर, पुनर्नवा, पंचमूल, यवक्षार आदि द्रव्य से यवर्ती बनाई जाती है। सातवां और अंतिम प्रकार है व्रणवर्ती। दुष्ट व्रण में शल्य चिकित्सा के बाद व्रण स्थान पर नाड़ी व्रण, भगंदर आदि रोगों में व्रणवर्ती का प्रयोग किया जाता है। व्रण शोधन और व्रण रोपण ये दोनों व्रणवर्ती के मुख्य कार्य है। आचार्य सुश्रुत ने व्रण शोधन चिकित्सा में षष्ठी उपक्रम में वर्ती प्रयोग का वर्णन किया है। जात्यादि वर्ती व्रण रोपण और संशोधनी वर्ती व्रण शोधन का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये जो सब वर्ती हमने देखी उन सब की सवीर्यता अवधि 2 साल रहती है। कहने का मतलब यह है कि वर्ती 2 साल में उपयोग में लेनी चाहिए। 2 साल के बाद उसकी सवीर्यता अवधि खत्म हो जाती है, इसलिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंत में एक बार फिर से सब वर्ती का प्रयोग देख लेते हैं। सबसे पहले है नेत्रवर्ती। नेत्रवर्ती को दुग्ध या द्रुत में घिसकर आंखों में अंजन के रूप में डाल दिया जाता है और नेत्र रोगों में उपयोगी है। दूसरा है नासावर्ती। वर्ती का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर वस्त्र में रखकर वर्ती नासा मार्ग में रख दी जाती है। मुख और नासा रोगों के लिए यह वर्ती उपयोगी है। तीसरा है धूमवर्ती। धूम नेत्र में औषधि डालकर मुख द्वारा धूमपान किया जाता है। यह स्वास्थ्य रक्षा तथा मुख और दंत रोगों में किया जाता है। इसके बाद है गुदवर्ती। गुदवर्ती को द्रुत या तेल से स्निग्ध करके गुदा मार्ग में प्रवेश कराकर गुदवर्ती का प्रयोग किया जाता है। खास करके गुदा और बस्ती व्यापद में यह उपयोगी है। बाद में है योनिवर्ती। योनिवर्ती का प्रयोग भी द्रुत या तेल से स्निग्ध करके ही किया जाता है और योनि तथा गर्भाशय के रोगों में यह वर्ती उपयोगी है। बाद में है शिश्नवर्ती। शिश्नवर्ती भी द्रुत और तेल से स्निग्ध करके ही प्रयोग में ली जाती है और मूत्र व स्रोतस की व्याधि में उपयोगी है। आजकल जो हम कैथेटर का यूज करते हैं वह शिश्नवर्ती के समान ही है। और अंत में है व्रणवर्ती। व्रणवर्ती का चूर्ण बनाकर व्रण स्थान पर डाल दिया जाता है या फिर व्रणवर्ती से स्वेद किया जाता है या फिर द्रव में मिलाकर साफ करने के लिए व्रणवर्ती का प्रयोग होता है और खासकर यह प्रयोग व्रण स्थान पर किया जाता है। आशा करती हूँ आपको अब इस टॉपिक पर कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो, मैं उत्तर देने की जरूर ट्राई करूंगी। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।